देखें, है ना। सो कमिंग आउट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग जब मौद्रिक नीति से बाहर निकलते हैं और आज हम लोग दूसरे लेग में उतरने वाले हैं, दूसरे नियंत्रक की बात करेंगे, दूसरे रेगुलेटर की बात करेंगे, जिसका काम आरबीआई की तरह इकोनॉमी को रेगुलेट करना ही है। इसके काम करने का तरीका अलग है, इसके टूल्स अलग हैं, लेकिन फंडामेंटल अगर हम इस लेवल पे देख रहे होंगे तो दोनों एक जैसे हैं। दोनों ही हाँ, दोनों के प्रायोरिटीज थोड़े ऊपर नीचे हैं। आरबीआई ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी लेगा, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी लेगा। ये इन दोनों के फंडामेंटल नेचर में है। बट अदर देन दैट दोनों का काम क्या है कि इकोनॉमी में इकोनॉमी को रेगुलेट करके चलाने का है ना। आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स से हम बाहर आ चुके हैं, हम लोग समझ रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है। एक खास चीज हमने क्या गौर किया कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में डायरेक्टली कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करता है, बल्कि वो एक बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से काम करता है। बीच में बैंक्स इन्वॉल्व होने वाले हैं और बैंक्स के थ्रू वो ऑपरेट करता है। आज हम लोग सरकार किस तरीके से अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने का काम करता है और एक गवर्नमेंट के टूल्स क्या हैं, इस लेग की शुरुआत करने वाले हैं। अगला 2-3 क्लास जो है वो हमारा इसी के अराउंड होने वाला है। इसमें 2-3 टियर की बातें हैं। हम लोग पहले सरकार के खर्चे या सरकार के पैसे की बात कर लें, उसके बाद फिर हम लोग केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संघवाद, जो फिस्कल फेडरलिज्म का मामला होगा, हम उस टॉपिक को भी हैंडल करेंगे। फिर हम लोग और कुछ हमारे पास अभी के कंकरेंट इश्यूज हैं, हम लोग उसमें जाएंगे। आज हम लोग फिस्कल पॉलिसी शुरू करने वाले हैं। पहले तो फिस्कल पॉलिसी में नीचे डाइव करने से पहले ऊपर जिस लेवल पे हम खड़े हैं, इसी लेवल पे खड़े होकर के कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट हो जाए। पहली बात क्या है कि इसके प्रायोरिटीज आरबीआई से अलग हैं। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति की प्राथमिकताएं मौद्रिक नीति आरबीआई के पॉलिसीज के प्रायोरिटीज से डिफरेंट करते हैं, है ना। ये ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोचेगा, ये इसके नेचर में है, क्योंकि सरकार जो है वो इलेक्शन के दम पर के एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट चुन करके आई है। वो एक सीमित समय के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वहाँ पे नहीं रह सकता है, और जैसे ही उसका समय वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो उसको वापस वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। यानी कि उसको एक पीपल प्लीजिंग अप्रोच रखना ही पड़ेगा कि लोग को खुश रखें, लोग कैसे जो हैं वो हमको फिर वोट दें। तो वो बहुत दीर्घकालिक बात नहीं सोचेगा, वो जो है सो ज़्यादा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अक्वायर करेगा। तो एक डिफरेंस तो ये रही। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है प्लेइंग स्टाइल का। आरबीआई को हम क्या देखें कि वो इकोनॉमी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। इकोनॉमी के आप सभी पार्टिसिपेंट हैं, आपका आरबीआई से डायरेक्टली कभी कोई लेना देना कभी कुछ पड़ा नहीं होगा, राइट। लेकिन हम क्या जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी इससे अलग है। ये इकोनॉमी का एक डायरेक्ट पार्टिसिपेंट होता है, ये इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगा। ये एक जैसे इकोनॉमी के थ्योरेटिकल क्लासेस में हम लोग क्या देखें कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और इस तरीके से मार्केट मैकेनिक्स काम कर रहा है। ये जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो मार्केट में एक प्रतिभागी बन करके उतर जाएगा, एक पार्टिसिपेंट बन करके उतर जाएगा, जो प्रोडक्शन भी करेगा, जो बाइंग भी करेगा, जो सेलिंग भी करेगा। यानी कि वो इकोनॉमिक साइकिल का भाग होने वाला है, राइट। सो इसमें एक डिफरेंस ये है, ये ज़्यादा डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है। तो आप सभी का कभी ना कभी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से कुछ ना कुछ लेना देना पड़ा होगा, गवर्नमेंट के सब्सिडी के रूप में पड़ा होगा या टैक्स के रूप में पड़ा होगा। व्हाट यू आर सीइंग कि दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे कि सरकार जो है वो जनता से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है इस फाइनेंशियल मैटर में, वो चाहे टैक्स कलेक्ट करने की बात हो या फिर हमारे पास बजट या फिर सब्सिडी में खर्च करने की बात हो, राइट। तो इतना समझते हैं। तो अब इस टॉपिक का पहले हम लोग एक आउटलाइन देख लें कि ये टॉपिक किस तरीके से रन करने वाला है, इसके सेक्शंस क्या हैं। जाहिर सी बात है सारी की सारी बात हमारी आज समाप्त नहीं होने वाली है, तो इसको हम आगे के सेक्शन में ब्रेक करेंगे। लेकिन दिमाग में एक बार मेंटल मैपिंग अगर बना रहे तो यू वुड नो कि हम किन सेक्शंस को कोरिलेट कर रहे हैं, है ना। देखिए, पहले तो कुछ फंडामेंटल्स हमको इस लेवल पे
कर ले, उसके बाद सेक्शंस भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। नाउ व्हाट आर दोज? फर्स्ट चीज, ये रहा हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी की दो समस्याएं जो कि हम लोग बार बार जानते आ रहे हैं, इन्फ्लेशन महंगाई, मुद्रास्फीति, या दूसरा हमारे पास डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का कंडीशन प्रॉब्लम क्यों आया है? क्योंकि गुड्स या सर्विसेज घट गए हैं या मनी सप्लाई बढ़ गया है। डिफ्लेशन का कंडीशन क्यों आया है? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज या तो बढ़ गए हैं या मनी सप्लाई घट गया है। नेचुरली सॉल्यूशन क्या होगा? मनी सप्लाई को या तो इन्फ्लेशन के कंडीशन में डाउन करना पड़ेगा या डिफ्लेशन के कंडीशन में मनी सप्लाई को अप करना पड़ेगा। ये हम लोग पीछे के क्लासेस में ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी करते करते तक। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एंड ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। आरबीआई अपने तरीके से सेम काम कर रहा है, वो इकोनॉमी में किसी तरीके से मनी सप्लाई को घटाने या बढ़ाने को प्रयास कर रहा है। उसके लिए वो बैंक्स का सहारा ले रहा है, उसके माध्यम से इकोनॉमी में आ रहा है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मैनेज करने के लिए इकोनॉमी में या तो मनी डाल रहा होगा या तो इकोनॉमी से मनी निकाल रहा होगा। ये इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, राइट। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने नाम दिया था कि आरबीआई जब ऐसा नीति अपनाए जब वो पैसा पकड़ करके रख रहा है, इकोनॉमी में जाने नहीं दे रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन के कंडीशन में जब होता है, तो उसको हम डियर मनी पॉलिसी कहते हैं या टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं। उसके अपोजिट जब डिफ्लेशन का कंडीशन आए और या फिर ऐसा सर्कमस्टेंस जबकि आरबीआई ऐसा स्टैंस ले कि वो पैसे को इकोनॉमी में इजीली फ्लो करने दे रहा हो, तो वैसे स्टैंस को हम चीप मनी पॉलिसी कहते हैं या फिर लूज मनी पॉलिसी कहते हैं। दोनों ही क्या है, या तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के उद्देश्य से हो रहे हैं या तो घटाने के उद्देश्य से हो रहे हैं। इनके स्पेसिफिक टूल्स को किनारे कीजिए। टूल्स किस तरीके से आरबीआई करेगा वो अलग चीज है, पर हम ऑब्जेक्टिव के लेवल पे बात कर रहे हैं कि आरबीआई करने का प्रयास क्या कर रहा है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसी तरीके का काम करने का प्रयास करेगा। इन्फ्लेशन के कंडीशन में ये मनी सप्लाई को निकालने का प्रयास करेगा, डिफ्लेशन के कंडीशन में मनी सप्लाई को डालने का प्रयास करेगा। अब देखिए, गवर्नमेंट इकोनॉमी में मल्टीपल लेवल पे इंटरेक्ट करता है। गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर भी है, तो आप क्या देखेंगे, गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट गुड का भी प्रोड्यूसर है, पब्लिक गुड का भी प्रोड्यूसर है। गवर्नमेंट जो है वो एसेंशियल सर्विसेज को जनरेट कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो कोर सेक्टर्स में प्रोडक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी चला रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेशन ले रहा है। यानी एक रियल इकोनॉमी में इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स गवर्नमेंट से कितने लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप ये देखने के लिए जाइएगा तो आप क्या पाइएगा कि ढेर सारे लेवल है। वो इंटरेक्शन जो है वो अक्रॉस मल्टीपल लेवल हो रहा होता है। आप हर बार जब पेप्सी ले रहे हैं तब भी आप गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, और जब जो है आप लेट से कि किसी पार्क में जाने के लिए या फिर झूलन में मेला घूमने के लिए आप जब टिकट ले रहे हैं तब आप गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हैं। सो आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तब कुछ आप सब्सिडी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब एनसीईआरटीज या इनके किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप पब्लिक मनी के किसी यूज को देख रहे हैं। सो हमको कोई आरबीआई की तरह कोई सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन नहीं है सिटीजन से, वेरियस पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन है। हम एक नहीं कई जगह पे सिटीजन से इंटरेक्ट करते हैं। तो चूंकि अब आरबीआई बैंकों से इंटरेक्ट करना है, वो भी लेंडिंग के रूप में इंटरेक्ट करना है, या लोन देना है, लोन लेना है, चलिए उसको कैटेगराइज करना आसान हो जाता है कि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, अगर वो काउंटेबल है, आप उसको गिन सकते हैं, तो आप उसको कैटेगराइज कर लिए। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा कि ये हुए डायरेक्ट रूल, ये हुए इनडायरेक्ट रूल, दैट वाज इजी। एक गवर्नमेंट का एक फिस्कल पॉलिसी का, एक फिस्कल कंट्रोलर का इकोनॉमी में इंटरेक्शन के लिए हमको कोई वैसा सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिलेगा, और देयरफॉर यहाँ पे गवर्नमेंट के सारे चीज़ों को एक जगह पे डाल पाना जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो मुश्किल है ना। सो व्हाट इज द बेस्ट क्लोजेस्ट अप्रोच?
देखिए, गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट के रूप में बिहेव करेगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर खुद कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो फिर इसका फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? इसको कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा होगा। गवर्नमेंट चलाने का खर्चा है, हम जानते हैं कि एक कंपनी चलाने का खर्चा है, तो जाहिर सी बात है सरकार को चलाने का खर्चा है। तो सरकार एक पार्टिकुलर सेट मॉडल में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के दायरे में पड़ा हुआ है, एक सेट डिफाइंड तरीके से वो इकोनॉमी से पैसा निकालता है और एक सेट डिफाइंड तरीके से इकोनॉमी में पैसा खर्च करता है। क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंस है, यानी कि ये जनता का पैसा है, लेने की बात भी और खर्च करने की बात भी इन्हीं का पैसा ले रहे हैं, इकोनॉमी से ही पैसा ले रहे हैं और इकोनॉमी में ही घुमा रहे हैं। सो यूज क्या है कि हम गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि ये लीजिए हमारा पैसा और आप डिसाइड कीजिए कि हमारे ऊपर बेस्ट पॉसिबल कैसे खर्च किया जा सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट डज। देखिए, एक कलेक्टिव फाइनेंस ऐसे ही चलता है। दिस इज हाउ कलेक्टिव फाइनेंस वर्क। जैसे कि इन केस अगर आप इसको अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, तो आप जैसे कि क्लासेस में क्या है कि हम यहाँ पे एक हम लोग क्लासरूम का सेटअप चला रहे हैं, राइट? इस क्लासरूम के सेटअप को चलाने के लिए हमारे पास एक इनपुट कॉस्ट है, एक स्टैंडिंग कॉस्ट है, हमको ये चलाना पड़ता है ना। इस तरीके के सर्विसेज को जनरेट करें जिसमें कि इतने कलेक्टिव ऑफ पर्सन जो हैं वो साथ में आकर के तैयारी करें, इस तैयारी के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं वो अवेलेबल हों। इस खर्च को चलाने के लिए एक सेटअप बैठाया हुआ है। रियलिटी में इस इंस्टीट्यूशन का खर्च कौन चला रहा है? जो कि इंस्टीट्यूशन के द्वारा लाभार्थी होने वाले हैं, जो बेनिफिशियरी होने वाले हैं। तो आप इंस्टीट्यूशन के बेनिफिशियरीज हैं, आप इसके द्वारा प्रोड्यूस करने वाले सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं। अल्टीमेटली इस इंस्टीट्यूशन के चलाने का खर्च आप उठा रहे हैं। आपके पास से ही जो रेवेन्यू आ रहा है, उसी रेवेन्यू के बेसिस पे ये इंस्टीट्यूशन का खर्च, फाइनेंस और ये चीज़ तय किए जा रहे हैं। अगर इस नज़रिए से देखिए तो आप हम पे इंटरेस्ट कर रहे हैं अपने मनी से कि सर ये रहा हमारा कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप को चलाने का, और आप डिसाइड कीजिए कि इस पैसे को बेस्ट कहाँ खर्च करना है। क्या हम इसको यहाँ पे खर्च करें तो ये ज़्यादा आउटपुट देता, ये ज़्यादा लाभ वाला होता, क्या हम वहाँ पे खर्च करें तो ये ज़्यादा लाभ वाला होता। और देन हम जो हैं वो प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फाइनेंस नीचे से ऊपर चल रहा है, राइट? यहाँ पे हमको रुक करके एक और बात करनी होगी। ये उदाहरण हम आपको देने की कोशिश किए कि कभी भी समूह में लोग जब कोई एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उस कलेक्टिव एक्टिविटी का फाइनेंस जो है वो कलेक्टिवली होता है। उसका पूरा का पूरा भार कोई एक व्यक्ति नहीं उठाता है। जाहिर सी बात है कि अगर समूह के ऊपर खर्च हो रहा है तो कोई एक व्यक्ति नहीं उठा सकता है, पूरा समूह उठाएगा और वो एक इक्विटेबल ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सबके बीच में एक इक्विटी का ख्याल रखा जाएगा। और इसमें फिर कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक नजरिया जो है वो डिफरेंट चीजें है ना। सो दिस इज हाउ कलेक्टिव फाइनेंसेस वर्क। हम जो आपको एग्जाम्पल दिए, हम स्पेसिफिकली एक प्राइवेट फाइनेंस का एग्जाम्पल दिए। सीसीएस का फाइनेंस एक प्राइवेट फाइनेंस है ना। एक प्राइवेट फाइनेंस और हम जो यहाँ पे गवर्नमेंट के खर्च की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक फाइनेंस है। प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस के बीच में ज़्यादा डीपर डिस्कशन हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान होगा। हम लोग वहाँ पे ये बेटर स्कोप में कैरी करता है। बट टू गेट द एसेंस, आइडिया आपके दिमाग में क्लियर हो। देखिए, ये जो बीसीए एमसीए वाले जो पढ़ रहे हैं, इन लोग प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो है वो बेस्ट रूप में कैसे फंक्शन करेगा, उसमें मैन पावर कैसे होगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उसमें काम कैसे होगा, कमांड कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, मोरल क्या होता है उसके अंदर में, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे। एक एक प्राइवेट कंपनी का फाइनेंस जो है वो प्राइवेट फाइनेंस होता है ना। पब्लिक फाइनेंस इसी का एक गवर्नमेंट के फाइनेंस को हम कहेंगे पब्लिक फाइनेंस, है ना। तो इसी का एक दूसरा रूप है। बस
दोनों एक जैसा ही है। देखिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपुल लगे हुए हैं एक बड़े जेनर ऑफ सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, और जितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग इसके लाभार्थी होने वाले हैं, उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे। तो एक दोनों नेचर में एक जैसा चीज है, एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा चीज है। बल्कि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डीप में पढ़ेंगे ना, तो क्या देखें कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फ्रीक्वेंटली लोग अप डाउन किए हुए हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। तो आप जो कई ने जो है सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरीज लगा निकाल दिए, तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगा सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरीज हैं, उनको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लगा सकते हैं, क्योंकि हैं ऑर्गेनाइजेशंस और सिमिलरली बिहेव करते हैं। यानी कि मेजर रूप में देखेंगे तो एक पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, एक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट एक जैसा होता है। इनके बीच में मैन पावर का भी फ्रिक्वेंटली लेन देन होता है। आपके दिमाग में एक लिंक हम बनाते चलें कि याद कीजिएगा कि हम लोग पॉलिटी में जब कहीं पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये यूएस में जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और इंडिया में जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दोनों का फंडामेंटल डिफरेंस हम लोगों ने क्या गौर किया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नॉन पॉलिटिशियन जो हैं वो प्रेसिडेंट के हेल्पर्स आ सकते हैं, जबकि इंडियंस पार्लियामेंट्री सेटअप में जो मंत्री होंगे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आएंगे, वो बिजनेस से नहीं आएंगे। तो उनके सिस्टम में ये अलाउ करता है कि देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी जो है वो पब्लिक, इनफैक्ट वो बहुत सूटेबल है, वो सिमिलर नेचर का जॉब है, वो एक तरीके के स्किल सेट को रिक्वायर करता है, प्रिंसिपल्स उसके सेम है। अगेन यू वोंट बिलीव, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कीजिएगा तब हम लोग देखेंगे कि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटली जो है वो एक जैसी चीजें हैं, कुछ स्टार्क डिफरेंसेस को छोड़ के। नाउ व्हाट आर द स्टार्क डिफरेंसेस? पहला स्टार्क डिफरेंस है इंटेंशन का, दोनों किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्राइवेट फाइनेंस या एक प्राइवेट कंपनी जो है वो हमेशा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से काम कर रहा होगा, उसका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट जनरेट करना है, वो दैट इज द ओनली रीजन कि वो काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड एक पब्लिक फाइनेंस, एक गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट मोटिव से तो काम कर ही नहीं सकता है ना, वो तो उसको तो एक समाजवादी नजरिया, उसको तो एक सर्विस मोटिव से करना है ना। गवर्नमेंट इज नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट, गवर्नमेंट आर मेंट टू सर्व पीपल। तो इसको तो सर्विस मोटिव से करना है। तो एक डिफरेंस ये हो जाता है कि दोनों का मोटिव डिफरेंस है ना। नाउ पॉलिटी में हम ये भी जानते हैं कि हायर द रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर मस्ट बी द पावर। आप बड़ी जिम्मेवारी को संभाल नहीं सकते हैं अगर आपके पास उसके बराबर जो है सो ताकत नहीं हो। इस चलते पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में एक दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है कि पब्लिक फाइनेंस में हम एक्सपेंडिचर साइड से शुरुआत करते हैं, सॉरी इनकम साइड से शुरुआत करते हैं। यानी पहले हम एक अगर कंपनी हम रन कर रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि चलिए हमारे पास रेवेन्यू का सोर्स कितना है, हमारे पास पैसा जो है वो कहाँ से कितना आने वाला है। जब हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हमारे पास चलिए इतना रेवेन्यू है, तब उसके आधार पे हम एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं, राइट। हम पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। जितना चादर उतना पैर फैलाएंगे, ये प्राइवेट फाइनेंस का फीचर है। पब्लिक फाइनेंस देखिए, पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस एक कंपनी का फाइनेंस, एक कंपनी हो सकता है गूगल जैसा है तो उसका मोटा पॉकेट है, उसके पास ज़्यादा दम है। कंपनी जो है वो छोटा है तो उसके पास जो है कम दम है, उसका कम जो है सो ये है। लेकिन कंपनी का साइज चाहे बड़ा हो, कंपनी का साइज चाहे छोटा हो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव नैरो है ना, वो तो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है। तो प्राइवेट फाइनेंस जो है वो जहाँ कंप्लीटली हमारे पास प्राइवेट ये प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है, देयरफॉर उसके पास पावर और उसकी क्षमता सिर्फ उस कंपनी की क्षमता है। गूगल का फाइनेंस सिर्फ गूगल का फाइनेंस है, माइक्रोसॉफ्ट का फाइनेंस सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का फाइनेंस है। भारत का फाइनेंस भारत के सभी इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स का फाइनेंस है।
तो स्केल बहुत बड़ा है। तो जब हम पब्लिक फाइनेंस बोल रहे हैं तो हम गवर्नमेंट एज अ सेपरेट एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम पूरे इंडियन इकोनॉमिक आउटपुट कैपेसिटी की, हमारा पूरा इकोनॉमी जो है वो अगर फुल आउटपुट के कंडीशन में आएगा तो व्हाट इज द बिगेस्ट आउटपुट जो वो दे सकता है, फुल आउटपुट क्या जाएगा। गवर्नमेंट इस चलते पब्लिक एक्सपेंडिचर कभी, पब्लिक फाइनेंस कभी भी एक्सपेंडिचर ये इनकम से नहीं शुरू होगा, ये एक्सपेंडिचर से शुरू होगा। अगर आप पब्लिक फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर कि खर्चा कितना करना है, आय उसके बाद निकल जाएगा। आय निकलने के लिए क्या है भाई, इंडियन इकोनॉमी का जो कैपेसिटी है, हमको अगर मान लीजिए कि हम खर्चा तय कर दिए कि इस साल जो है सो 10 लाख हमको खर्चा करना है, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाएंगे। कल के गए जरूरत हो गया कि 100 लाख करना है तो हम उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी का जितना कैपेसिटी होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी इस लेवल तक जो है सो पे आउट कर सकता है, इस लेवल तक वो कर सकता है। पब्लिक फाइनेंस बैंकरप्ट नहीं हो सकता है कि इकोनॉमी एक सोवर्ण जो है वो बैंकरप्ट नहीं हो सकता है। उसका कैपेसिटी इकोनॉमिक कैपेसिटी से डिराइव करता है, वो उसके हाथ में है कि वो टैक्सेशन कितना कर ले, सरचार्ज कितना कर ले। तो अगर आप इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट हैं तो आपके पावर से पब्लिक फाइनेंस आ रहा है ना। तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या समझे कि पब्लिक फाइनेंस पहले एक्सपेंडिचर को कंसीडर करता है, उसके अकॉर्डिंगली इनकम को एडजस्ट करेगा। प्राइवेट फाइनेंस पहले इनकम को देखता है और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंडिचर डिसाइड करेगा कि हमारा एक्सपेंडिचर इसमें कितना होना है, राइट। ओके, सो प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, अब जब फाइनेंस कह रहे हैं तो अगेन इसमें दो पक्ष होने वाले हैं, इनकम का पक्ष होने वाला है और एक्सपेंडिचर का पक्ष होने वाला है। एक कंपनियां भी अपने फाइनेंस को फेयरली बेहतर ढंग से मैनेज करती हैं, यानी कि कंपनियों के पास एक अकाउंटिंग का सिस्टम होता है कि आप खर्च को कैसे नोट करेंगे, आप जो है सो इन रेवेन्यू को कैसे नोट करेंगे, अकाउंटिंग कैसे होगा, चेकिंग कैसे होगा। एवरी कंपनी डज दैट, क्योंकि अगर आप सिस्टमैटिक मेथड नहीं रखेंगे तो कभी भी के पॉकेट से कितना भी पैसा खर्चा हो रहा है, कितना भी पैसा आ रहा है वो पॉकेट में जा रहा है। इस तरीके से कंपनी और फाइनेंस और ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन नहीं रन कर सकता है। ये पर्सनल फाइनेंस की तरह नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे हम लोग पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट है पर्सनल फाइनेंस से। हम क्या कहेंगे, और बल्कि हमारे इकोनॉमी की और क्लासेस होने दीजिए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर गुजरने के बाद यू विल बी मोर लिटरेट ऑन दिस टॉपिक्स। इन टॉपिक के बारे में आपके ज़्यादा समझ होगी, इनके बारे में आपका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन वो टॉपिक्स थोड़ा आगे आने दीजिए। लेकिन आप क्या देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए आपके खुद के एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और चीज़ों को समझने की क्षमता जो है वो प्रभावित होगी, राइट। सो हम रेकमेंड क्या करेंगे कि आपको खुद भी पर्सनल फाइनेंस भी ज़्यादा बेटर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आने दीजिए इन्वेस्टमेंट के टॉपिक तक हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ इस उद्देश्य से, ठीक है हमारा प्राइमरी उद्देश्य है कि हमको एग्जामिनेशन टारगेट करना है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। हमको जो भी हम पढ़ रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं हमको व्यवहार में लाना पड़ेगा, हमको उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एक यूजेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, राइट। सो एक पब्लिक फाइनेंस भी ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम करता है, उसके अंदर सिस्टम है कि कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा जाएगा। एक प्राइवेट फाइनेंस जो है वो भी ऑर्गेनाइज्ड है। हम आपसे क्या तर्क दे रहे हैं कि आपको पर्सनल फाइनेंस भी थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं कीजिएगा तो आपके पास वो जो बेहतर हो उसको, अगेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर के टॉपिक्स हैं, लेट्स नॉट गेट अहेड, ठीक है। सो दोनों के मैनेजमेंट के सिस्टम है, दोनों के अकाउंटिंग के सिस्टम है, जिसको हम ये करते हैं। नाउ
एक प्राइवेट फाइनेंस में भी और एक पब्लिक फाइनेंस में भी हम क्या देखेंगे कि दो पक्ष होंगे। एक होगा कि रेवेन्यू का पक्ष, आपको कैसे मिलेगा, नीचे इनकम कैसे आएगा, और एक होगा एक्सपेंडिचर का पक्ष। एक बात आपको इसी जगह पे हम एक वार्निंग दे देना चाहते हैं कि ये वर्ड रेवेन्यू बड़ा ट्रबलसम होने जा रहा है। आगे चल करके हमको ये वर्ड रेवेन्यू के कुछ दो अर्थ देखने को मिलेंगे। एक स्पेसिफिक केस देखने को मिलेगा जहाँ पे कि रेवेन्यू का मतलब हम दूसरा कह रहे होंगे। आई विल मेक अ पॉइंट कि हम उस समय आपको हाईलाइट करें कि यहाँ दूसरे रूप में, राइट। सो बट इन द नटसेल इनकम का सिस्टम होगा, एक्सपेंडिचर का सिस्टम होगा। नाउ प्राइवेट सेक्टर में भी ये होगा, पब्लिक सेक्टर में भी होगा, गवर्नमेंट में भी होगा। दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंस का बेटर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि एक तो की स्कोप में बहुत बड़ा है। ये कहाँ एक कंपनी का प्राइवेट फाइनेंस, कहाँ पब्लिक फाइनेंस। जहाँ हम बोल रहे हैं कि खर्चा से बात शुरू करते हैं तो समझिए कि द स्केल ऑफ फाइनेंस वी आर टॉकिंग, और इकोनॉमिक माइट के हिसाब से अगर आप देखें तो वी आर टॉकिंग रियली सीरियस मनी, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, है ना। सो पहली बात तो कि इसका स्कोप बड़ा है। अगर एक कंपनी जो है वो अपने फंड्स को मिसमैनेज करता है, अगर एक कंपनी जो है वो अपने पैसे को मिसमैनेज करता है, तो आप क्या देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है? खूब से खूब एक कंपनी डूबेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक पब्लिक मनी को अगर मिसमैनेज किया जाएगा तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक तो कि जनता का पैसा है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंपोनेंट है। उसके अलावा दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मिसमैनेज किया जाएगा तो लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होगी। आप समझ नहीं रहे हैं कि वो जो 2,000 या 5,000 रुपया का जो सब्सिडी एक पर्सन को मिलता है, वो एक अकेली भूखी औरत के लिए, एक अकेली विधवा के लिए वो 5,000 रुपया का मतलब क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। हाउ डीप द मड इज डिपेंडिंग अपॉन हु यू आस्क। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं सिमिलर सर्कमस्टेंस में भी, राइट। सो हम क्या देखेंगे कि इसका स्कोप बड़ा है, इसका सिग्निफिकेंस बड़ा है, इसका इम्पैक्ट बड़ा है। इस चलते पब्लिक मनी को ज़्यादा सीरियसली मैनेज करने की ज़रूरत है, प्राइवेट मनी से तो कहीं ज़्यादा सीरियसली मैनेज करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, सरकार ऐसे ही कुछ ना कुछ नहीं कर देगा। देयर इज़ अ सिस्टम टू दैट। और हम फिर वापस से पॉलिटिकल सिस्टम में आ रहे हैं। ये इकोनॉमिक सेटअप पॉलिटिकल रूल्स के अंदर में चलेगा, यानी कि इंडियन पॉलिटी जो जिस तरीके से सेट करेगा कि पब्लिक का फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है, जिस तरीके से हमारे पास सेटअप होगा उस तरीके से उसको ऑन द ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि मामला पॉलिटी के फ्रेमवर्क से आता है। पब्लिक फाइनेंस है, इम्पॉर्टेंट है, इस चलते पॉलिटी के हिसाब से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। सो गवर्नमेंट जैसे तैसे रास्ता चलते, हाँ जी तनी देना तो, हाँ जी थोड़ा सा तुम ले लो, ऐसे काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट का जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशन होगा वो सेट रूल सेट प्रोसीजर से होगा। वो वेरियस ग्राउंड पे होगा। हम लोग अभी उसको इस बड़े बड़े ब्रॉडर इलाके को हम लोग कैप्चर करने का प्रयास अभी करेंगे। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसको क्या हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड डोंट वरी, इट इज़ फेयरली कंकरेबल। सो दिस इज वेयर वी आर एट, है ना। इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे चलेगा और क्या होता है। अब इस टॉपिक का आउटलाइन कैसे जाएगा, देखिए। सबसे पहले तो हमको सबसे पहले हमको इन दो टूल्स के बारे में बात करना पड़ेगा। जो मेन दो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, जिसके थ्रू इकोनॉमी को वो रेगुलेट करता है, वो असल में एक ही टूल है। और ये टूल क्या है? ये टूल है बजट। गवर्नमेंट इकोनॉमी में काम तो 75 करेगा, लेकिन रूल क्या कहता है कि उसमें बजटरी प्रोसेस इन्वॉल्व होने वाला है। यानी कि उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक व्यवस्था डाली है कि हर साल आपको एक तय प्रोसेस से, एक तय प्रोसीजर से जो है वो बजट पास कराना पड़ेगा, और उस तरीके से वो फाइनेंस मैनेज करेगा। अब बजट, हम लोग अभी बजट में बात करने वाले हैं। बजट हमारा आज का सेशन जो है वो फंडामेंटली हम देखते हैं कि बजट में हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं, बट आज का फंडामेंटली हम लोग बजट के ऊपर फोकस करने वाले हैं।
खैर, बजट आगे आएगा, लेकिन बजट के अंदर ही देखिए कि आपके पास 2 कंपोनेंट पड़े हुए हैं। एक चीज़ क्या है, टैक्स, यानी कि पैसा आएगा कहाँ से, और दूसरा चीज़ क्या है, हमारे पास एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जो योजनाएँ बनाएगा, जो अलग-अलग स्कीम्स रन करेगा, उसके मद से वो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर क्या लेकर के आएगा। तो बजट के अंदर में 2 कंपोनेंट होते हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम का भी और एक्सपेंडिचर का भी। हम लोग पढ़ने के हिसाब से इसको थोड़ा इस तरीके से देखते हैं। देखिए, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि टैक्स और एक्सपेंडिचर दोनों बजट का पार्ट है ना? लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि गवर्नमेंट के इन टूल्स को हम 2 हेड में पढ़ेंगे। एक तो कि गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में पैसा डाल रहा होगा, इसको हम लोग बजट पॉलिसी में पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की योजनाएँ, गवर्नमेंट इकोनॉमी में कितना पैसा खर्च करने वाला है, ये चीज़ें वो इसमें बजट में तय करेगा। और दूसरा चीज़, इकोनॉमी से पैसा बाहर कैसे निकलेगा, ये हम लोग टैक्स पॉलिसी में पढ़ेंगे, कर नीति में पढ़ेंगे। हालाँकि टैक्स जो है वो बजट का ही हिस्सा है। आप समझिए कि बजटरी प्रोसेस में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की बात होती है। यानी कि टैक्स जो है वो बजट प्रोसेस का ही हिस्सा है। लेकिन हम लोग, चूँकि हम आपके दिमाग में इकोनॉमी में कैसे पैसा डाला जा रहा है और कैसे इकोनॉमी से पैसा निकाला जा रहा है, ये इमेजरी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चलते हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा लिबर्टी ले रहे हैं मॉडिफाई करने के लिए। हम लोग फिस्कल पॉलिसी को 2 हेड में पढ़ेंगे। पहला देखेंगे बजट पॉलिसी, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा एक्सपेंडिचर साइड को पढ़ना, कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर कैसे करता है। और दूसरा फिर हम लोग टैक्स पॉलिसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। टैक्स के अंदर फिर इंडिया का टैक्स रिजीम हम लोग देखेंगे कि इंडिया में टैक्स का सिस्टम क्या चलता है, डायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे। वी विल गो फ्रॉम देयर, बट दिस इज वेयर वी आर एट राइट नाउ। ऑल राइट, तो पहले हम लोग बजट पॉलिसी के साथ शुरू करें। हमारा आगे का फ्लो किस तरीके से जाने वाला है। हम लोग फिस्कल पॉलिसी को 2 भागों में तोड़ेंगे। बजट पॉलिसी, बजट पॉलिसी कहने का मतलब है कि वी आर फंडामेंटली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिचर साइड। हम जब बजट पॉलिसी पढ़ रहे होते हैं तो हमारा उद्देश्य जो क्या है, एक्सपेंडिचर, व्यय साइड को पढ़ना है ना। तो इसमें हमारा फोकस ये होगा, लेकिन बजटरी प्रोसेस पे भी आएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग टैक्स पॉलिसी में आएंगे। ये गवर्नमेंट का इनकम साइड है, उसको किस तरीके से पैसा आता है ना। पहले तो बजट से बात शुरू हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ बजट? एक बजट होता क्या है? इस सवाल को हम लोग 2 लेवल पे हैंडल करेंगे। पहला तो वैचारिक रूप से क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ बजट। और दूसरा चीज, इसको टेक्निकल रूप में हम लोग देखेंगे कि बजट को हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो बजट कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे जब हम बात कर रहे होंगे कि एक बजट क्या होता है, तो बजट ये सिर्फ हम लोग अभी भले ही पब्लिक फाइनेंस में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के बजटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन बजट का आइडिया किसी भी फाइनेंस में लगाया जा सकता है। ये पब्लिक फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी लगाया जा सकता है, लोक वित्त में भी, निजी वित्त में भी लगाया जा सकता है, और ये इंडिविजुअल फाइनेंस में भी लगाया जा सकता है। सो आइडिया के लेवल पे बजट क्या है? बजट विचार है आने वाले समय के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का प्लानिंग। बात प्लान से शुरू करते हैं, यानी कि बजट कुछ कंक्रीट चीज नहीं है, बजट कोई फैक्ट नहीं है, यानी कि बजट कुछ ऐसा चीज नहीं है जो कि बीत गया है। बजट कल के लिए प्लानिंग है। बजट आने वाले समय के लिए हम 2 चीज का जब प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से, तो उसको हम बजट कहते हैं। आप सभी अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग जानते हैं, आप लोग यूज़ करते आए हैं कि ये चीज़ बजट में नहीं है, बजट में नहीं है। यानी आप अपने पर्सनल फाइनेंस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर इसको अलाउ नहीं कर रहा है। बजट में होने और नहीं होने का मतलब ये है। निजी वित्त तो है ही है। अगर फिर इससे ऊपर उठिएगा तो कंपनियों के प्राइवेट फाइनेंस, उसमें आप क्या देखेंगे कि कंपनियां पहले इनकम साइड पे फोकस करेंगी कि हमारे पास इनकम कितना आना है, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर को तय करेंगी कि हम कितना खर्चा करने हैं।
आइए सरकार पे, पब्लिक पे, सरकार पहले खर्चा देखेगा कि हमको इस साल खर्चा कितना करना है, और जितना खर्चा करना है उसके हिसाब से हम पीछे से टैक्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। फिर से हम इस बात को रिपीट करना चाहेंगे, एक प्राइवेट फाइनेंस पहले इनकम को देखता है, उसके बाद एक्सपेंडिचर तय करता है, जबकि गवर्नमेंट का फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस पहले एक्सपेंडिचर देखता है कि कितना खर्चा करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स एडजस्ट करके देखेगा कि हम इतना पैसा कहाँ से निकाल लेंगे, किस तरीके से इतना पैसा निकल के आने वाला है, राइट। सो हम बजट आइडिया है, प्लान है इनकम और एक्सपेंडिचर का। एक इंडिविजुअल भी करता है, प्राइवेट भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है, लेकिन प्लान है। प्लान मतलब क्या है? बदल सकता है, कंक्रीट नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि अगर बदल सकता है, कोई अगर फिक्स वैल्यू नहीं है, तो वाई डू द होल सरेड, ये नौटंकी करने की जरूरत क्यों है अगर डेटा फिक्स नहीं है तो? क्योंकि प्लान का होना प्लान के नहीं होने से अच्छा होता है। इट इज़ बेटर टू बी हैव अ प्लान। ठीक है, प्लान में मॉडिफिकेशन होगा, चलिए हम थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, मतलब मॉडिफिकेशन होगा 5%, 10%, 20%, चलिए 50%, लेकिन प्लान है तो हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं कि क्या होना है, कितना आना है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है सो प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है सो आप प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज द आइडिया ऑफ बजट। हर कोई करता है, आपको भी करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी भी करते हैं, सरकार भी करते हैं। हमारी रुचि अभी के समय सरकार के बजट में है। प्राइवेट कंपनी तो भाई उनका अपना पैसा है, जैसे मन वैसे करें। आपका पर्सनल फाइनेंस है, आपका पैसा है, आप जैसे मन वैसे करें। पब्लिक फाइनेंस उस रूल से नहीं चलेगा, क्योंकि ये उसका पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, ये जनता का पैसा है। और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इसके यूज और इसके प्रोसेस के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया तय करता है कि सरकार लोगों से कैसे पैसा लेगा, और सरकार जो इस पैसे को लेगा उसको कहाँ पे रखेगा, और जहाँ पे रखेगा वहाँ से खर्चा कैसे करेगा, है ना। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन साइड में। सो आइडिया के रूप में देखें तो सरकार का बजट भी बाकी दूसरे के बजट से अलग नहीं है। मतलब ये अगले साल का प्लानिंग कर रहे हैं। अगले साल का ये प्लानिंग कैसे कर रहे हैं कि देखिए अगला साल बड़ा खर्चा क्या है जी, तो अगले साल हमको रेल लाइन वगैरह पे काम करना है। गडकरी जी मान लीजिए पीछे से पुश कर देते हैं कि हाईवे पे हमको काम करना है या इस पे काम करना है, तो अगले साल का खर्चा हुआ, चलिए हाईवे पे इतना काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिस साल कोरोना आया था उस साल भी बजट इन्होंने पास किया था, उन्होंने प्लान किया था। लेकिन आप जब भी बजट प्लान कर रहे हैं तो भविष्य में क्या होने वाला है आपको पता नहीं है ना। तो बजट बीच में चेंज किया जा सकता है। हम लोग आगे देखेंगे कि आपने बजट बनाया लेकिन बीच में परिस्थितियां बदल गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थितियां बदल गई तो परिस्थितियां बदल गई। बजट आइडिया ये है कि इट इज बेटर टू हैव अ प्लान। एक योजना होना, योजना ना होने से हमेशा बेहतर है। सो यू हैव अ प्लान। ठीक है, थोड़े बहुत डेविएशन होंगे, वो डेड सेट रूल चीज नहीं है। ठीक है, क्या हम लोग बात की एक बार फिर से रिकैप्सुलेट कर लें। बजट, बजट का विचार क्या है? व्हाट इज द आइडिया ऑफ बजट? बजट का आइडिया है कि प्लानिंग कर लीजिए अगले साल कितना पैसा आएगा, कैसे खर्चा करना है। सो आप प्राथमिकताओं को नजर में रखेंगे, प्रायोरिटीज जो हैं वो आपके नजर में रहेंगे। ना, ये तो आइडिया है, लेकिन अब आप कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं कि पॉकेट में एक डायरी रखे होंगे, उसमें लिखे होंगे कि इतना आएगा, इतना खर्चा करना है। कोई नहीं भी करते होंगे तो मेंटली आप लोग करते होंगे। आप लोग तेज लोग हैं, आप लोग आधा काम मेंटली कर लेते हैं, तो हो सकता है मेंटली कर ले। लेकिन पब्लिक फाइनेंस उस तरीके से नहीं होगा। ये एक सेट प्रक्रिया से होगा, जो कि जाहिर सी बात है। देखिए आप हिस्ट्री का क्लास आप लोग देख रहे हैं। आप लोग अभी हम लोग भारत के आज़ादी के लड़ाई में हैं, और वर्चुअली हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग को लगता है कि 1914 के आसपास खड़े हैं, 13-14 के ग्राउंड पे खड़े हैं, है ना। कुछ क्रांतिकारी चरण हमारा बीता है। आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि इस फाइनेंस, वित्त जो है वो एक
पॉलिटी के कंडीशन को तय करता है। आखिर ब्रिटिशर्स का ये गुलाम बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? मामला तो फाइनेंशियल था ना। वो एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो कि फाइनेंशियल कारणों से था, जो वित्तीय कारण से था। वो ठंडे इलाके के लोग हैं, वो ये गर्मी में उनको रहना पसंद नहीं था, वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे, वो यहाँ क्यों बैठे हुए थे? दैट वाज फॉर द फाइनेंशियल गेन, है ना। तो अगर फाइनेंस ठीक रहेगा तो पॉलिटी ठीक रहेगा। फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय मुद्दे जो हैं वो राजनीतिक मुद्दे होते हैं। वित्तीय मुद्दों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। और ये भी वित्तीय मुद्दा कैसा है? मामूली मुद्दा नहीं है। देखिए, ये वो मुद्दा है जिस पे लोकतंत्र का आधार लड़खड़ा सकता है। यानी कि अब अभी तक आपने पॉलिटी में, लोकतंत्र में क्या देखा कि हमको एक शासन की तीनों शक्तियों को अलग करना पड़ता है। हमको एग्जीक्यूटिव को अलग निकालना पड़ता है, लेजिस्लेटिव को अलग निकालना पड़ता है, जुडिशियरी को अलग निकालना पड़ता है। सोचिए कि अगर फाइनेंस का मामला अगर बहुत टॉप लेवल पे, मतलब संविधान के लेवल पे अगर तय नहीं किया जाए, कोई एक लेग के हाथ में फाइनेंस दे दीजिए, तो ये जुडिशियरी का फाइनेंस सरकार नियंत्रण करने लगे तो न्यायालय कभी सरकार के अगेंस्ट में निर्णय देगा? अगर सरकार जो है वो संसद का फाइनेंस अगर रेगुलेट करने लग जाए तो क्या संसद कभी इसके अगेंस्ट में काम करेगा? हम जानते हैं कि ये लोकतंत्र ऐसे काम नहीं कर सकता है। लोकतंत्र को काम करने के लिए इन सारी इकाइयों को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। नाउ, राजनैतिक इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बिना नहीं आ सकता है। ये बात गौर कीजिएगा। और हम यहाँ पे टॉपिक से हट करके एक थोड़ा सा साइड का भी बात हम आपको दे दें कि देखिए, एक आप कल के अपने जीवन में आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वो वाली दुनिया में क्रॉस करें, अभी जिस दुनिया से आप आए हैं। स्वतंत्र आप तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप फाइनेंशियली स्वतंत्र नहीं होंगे। एक महिला जो जिसका हस्बैंड दारू पी के आता है, उसको रात में मारता है, लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो महिला उस हस्बैंड को छोड़ करके निकल नहीं पा रही है, क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा है और कमाई बस हस्बैंडे का है। अगर छोड़ करके निकल जाएंगे तो बाहर कौन ख्याल रखेगा? देखिए, वो महिला गुलाम है। और वो गुलामी, वो राजनीतिक गुलामी किस कारण से है? इकोनॉमिक डिपेंडेंस के कारण से। तो राजनीति का अर्थशास्त्र से लेना देना है, अर्थशास्त्र का राजनीति से लेना देना है। ट्रू इंडिपेंडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हो। यानी कि हम जब फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे भी हम चीजों के कोर पे बात कर रहे हैं। अब जब अगर हम इस मुद्दे की गंभीरता आपके सामने अगर हम स्पष्ट कर चुके हों, तो अब आते हैं ये समझने के लिए कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे तय होता है, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए प्रोसेसेस इस्टेब्लिश करके रखे हैं, इसके लिए प्रक्रिया स्थापित करके रखी है कि सरकार कैसे नीचे से टैक्स लेगा, सरकार कैसे खर्च करेगा। और देखें कि सरकार भी दो लेवल पे है, सेंटर के लेवल पे है, स्टेट के लेवल पे है। तो इन दोनों के बीच में कैसा होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच का वित्तीय संबंध कैसे होने वाला है ना। तो देयर इज मोर कॉम्प्लेक्सिटी टू दैट। आज जो हम लोग मुद्दा शुरू किए हुए हैं, ये अगले 2-3 क्लास में हम लोग समझेंगे। इसमें आगे चल करके और कॉम्प्लेक्सिटीज और जटिलताएं आने वाली हैं। बट अगर आप शुरुआत से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे तो इट इज फेयरली इजी, राइट। चलें, इतना समझते हैं। अब आते हैं टेक्निकलिटी पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? बजट का एक मतलब विचार क्या है। दूसरा, बजट का दूसरा मतलब एक प्रक्रिया है। बजट अगर आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं तो हम प्लान की बात कर रहे हैं, और बजट अगर हम टेक्निकल भाषा में बोल रहे हैं तो हम एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। यानी ये एक प्रोसेस है जो कि संसद के अंदर में किया जाएगा, जिसके लिए बजाते संसद का एक सेशन बुक्ड है जो एक दिन नहीं होगा। वो एक लंबी प्रक्रिया है, इस पूरे सत्र से होते हुए जा करके बजट पास होगा। तो बजट प्रैक्टिकल सेंस में एक प्रक्रिया है।
अभी बजट समझने के बाद अगला जो फरवरी मार्च में आपका बजट आएगा तो आपके सामने आएगा और आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। आप देखिएगा कि न्यूज़ वाले और ये वाले कितनी बेवकूफ़ी बतियाते हैं। न्यूज़ वाले क्या बोलेंगे, आज बजट आ गया। अरे भाई, बजट एक दिन का चीज़ें नहीं है, ठीक है? बजट एक प्रक्रिया है। बजट शुरुआत होगा एक दिन से, लेकिन वो एक प्रक्रिया है जो कि लंबी चलेगी। लास्ट होते-होते जब प्रक्रिया समाप्त होगा तब बजट पास माना जाता है ना? सो बजट इज़ नॉट समथिंग जो कि एक दिन में होता है, वो एक प्रोसेस है, क्योंकि आप प्रोसेस ही डिफाइन कर सकते हैं अगर बात इतना महत्वपूर्ण है, अगर चीज़ इतना महत्वपूर्ण है, राइट? सो प्रोसेस है। नाउ पहले हम लोग प्रोसेस के आइडियाज़ को समझ लेते हैं और फिर हम लोग आएँगे कि प्रोसेस के मोडालिटीज़ क्या हैं। देखिए प्रोसेस के आइडियाज़ को समझने से पहले हम आपके दिमाग में कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडियाज़ क्लियर कर लें। हम लोग खाता समझते हैं क्या? हम लोग अकाउंट समझते हैं क्या? अकाउंट एक जगह होता है जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, है ना? अकाउंट एक जगह होता है। वो बेसिकली एक बुक में लिखा हुआ एंट्री है और कुछ नहीं है। हो सकता है कि रियल में नोट नहीं रखा हुआ है, वो फिजिकल जगह नहीं है। खाता एक इमेजिनरी जगह है जिसमें पैसा रखा जा सकता है। आपके अपने खाते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आप टाइम डिपॉज़िट है, डिमांड डिपॉज़िट है। आप इस तरीके से अपने पैसे को ऑपरेट कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, गवर्नमेंट को अगर पैसा ऑपरेट करना है तो वो भी अपने जेब के पॉकेट में तो लेकर के तो नहीं चलेगा, उसके लिए भी खाता होगा। तो सवाल है कि गवर्नमेंट का खाता कहाँ खुलेगा? क्या वो एसबीआई में खुलने जाएगा? क्या आईसीआईसीआई वाले गवर्नमेंट को ऑफ़र दिखा कर के उसको अपना कस्टमर उसका काट सकते हैं, अपने कस्टमर बुला सकते हैं? नहीं। देखिए, पब्लिक फाइनेंस जो है आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ चुके हैं, सो आप इस बात में ऑलरेडी क्लियर हैं कि आरबीआई के कस्टमर ये हैं। गवर्नमेंट्स, भारत सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, ओएनजीसी, एलआईसी, बैंक्स, ये सभी आरबीआई के कस्टमर हैं। यानी जिस तरीके से बैंक्स आपको सेवा देता है, उस तरीके से आरबीआई बैंकों को और सरकारों को सेवा देता है। यानी कि अकाउंट तो आरबीआई के पास ही चलना है, आरबीआई ही इनका बैंकर है, लेकिन अकाउंट बड़े खास हैं। वो आपके और हमारे सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की तरह नहीं है। देखिए, लोगों का जो पैसा होता है, वो 3 विशेष खातों में जमा होता है। एक सबसे बड़ा जो खाता होता है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, भारत की संचित निधि। सबसे बड़ा अकाउंट यही होता है। इस अकाउंट में पैसा आता कहाँ से है? देखिए, गवर्नमेंट जब भी टैक्स कलेक्ट करता है जनता से, तो गवर्नमेंट टैक्स अपने पॉकेट में नहीं कलेक्ट करता है। जनता से जब भी कोई टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, वो संचित निधि में जाएगा। खुद रेलवे, इंडियन रेलवे अगर प्रॉफिट कमाएगा, तो वो संचित निधि में जाएगा। इंडियन पोस्ट अगर प्रॉफिट कमाएगा, तो वो संचित निधि में जाएगा। यानी गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट कर रहा हो या गवर्नमेंट टैक्स भी कलेक्ट कर रहा हो, टैक्स में सारा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारे टैक्सेस जो सेंट्रल लेवल के जो टैक्सेस जो जाएंगे, वो गवर्नमेंट के पॉकेट में नहीं जाएंगे, वो इस खाते में जाएंगे, सीएफआई में जाएंगे, है ना? ये संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, इस खाता का ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है? भारत के नागरिक, आप और हम इसके नागरिक हैं। तो गवर्नमेंट ने हमसे जब टैक्स कलेक्ट भी कर लिया, तो वो अपने पॉकेट में नहीं डालता है, वो जो है सो इस स्पेशल फंड में डालेगा, कंसोलिडेटेड फंड में वो डालेगा। ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, ये सिटीजन्स इसको, इसके ओनर सिटीजन्स हैं, नागरिक इसको चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस फंड में आप खाता इतना तो समझते हैं ना कि खाते में डिपॉजिट कोई भी कर सकता है। आप ही के खाते में हम जा करके डिपॉजिट कर दें, हमारे खाते में आप डिपॉजिट कर दें, बैंक वालों को कोई आपत्ति नहीं है, डिपॉजिट से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? विड्रॉवल कौन कर सकता है? विड्रॉवल का राइट, उससे एक्सपेंडिचर का राइट सिर्फ ओनर का राइट होता है। बाकी तो डिपॉजिट करने के लिए खाते में कोई भी डिपॉजिट कर सकता है। तो सीएफआई में डिपॉजिट ऑटोमेटिक है, गवर्नमेंट के पॉकेट में ना जाकर के ये पैसा जो है वो चला गया सीएफआई में, लेकिन सीएफआई से जो विड्रॉवल होगा, वो उसके ओनर से पूछ के होगा।
और सीएफआई का ओनर कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी सीएफआई से कभी भी अगर खर्च करना पड़ेगा तो भारत के नागरिकों से पूछना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हमसे तो नहीं पूछे, तो भाई हम कहेंगे कि आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी तो नहीं बैठे हैं। अगर आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बैठे होते तो हम आपसे पूछते, लेकिन चूंकि आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बैठे हैं, आप प्रातिनिधिक लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये बात आपसे नहीं आपके प्रतिनिधियों से पूछी जाएगी। लोकसभा में जब हम एक बिल ला करके लोग उसे वोटिंग करा दिए और लोकसभा से जब वो पास हो गया, तो हम क्या मानेंगे कि भारत के कभी सभी सिटीजन ने परमिशन दे दिया है। सो कंसोलिडेटेड फंड से कभी भी पैसा विड्रॉवल होगा तो सिटीजन के परमिशन से होगा। और सिटीजन का परमिशन कैसे दिया जाएगा? लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कीजिए, उसी बिल को मनी बिल कहते हैं। हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि मनी बिल फंडामेंटली कौन बिल है? हर वो बिल जो कि सीएफआई का खर्चा से जुड़ा हुआ हो, सीएफआई से पैसा निकलने से जुड़ा हुआ हो, वो मनी बिल है ना। तो मनी बिल, ये सीएफआई का बिल जब आप पास करा देंगे, जैसे ही बिल पास हुआ वैसे ही आप मानेंगे कि जनता ने जो है वो परमिशन दे दिया, और इसके बाद सरकार को सीएफआई से पैसा निकालने का परमिशन मिल जाता है। लेकिन ये परमिशन सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है। यानी कि अगले साल यही प्रक्रिया फिर दोहरानी पड़ेगी, अगले साल फिर जनता से पूछना पड़ेगा, अगले साल फिर बजट में आपको बिल लाना पड़ेगा, और जब निकलेगा तब आपको फिर 1 साल के लिए परमिशन मिलेगा। तो ये चेक और कंट्रोल है कि फाइनेंसेस जो हैं वो निकलेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे, है ना। दूसरी बात, ये तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड रहा। कंसोलिडेटेड फंड से सिटीजन पास करेंगे। दूसरा जो अकाउंट है उसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। पब्लिक अकाउंट का ओनर भारत सरकार है, ये नागरिक नहीं है, ये भारत सरकार है। यानी कि ये खुद गवर्नमेंट का पर्सनल पर्स है, और बाय गवर्नमेंट हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं। बजटिंग प्रोसेस में हम जहाँ कहीं पे भी गवर्नमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम बाकी ये पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव, राइट। सो बजटिंग एग्जीक्यूटिव का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, और ये पब्लिक अकाउंट किसका है? गवर्नमेंट का है। यहाँ तो सिटीजन इन्वॉल्व थे, यहाँ से पैसा निकालने के लिए सिटीजन का पूछना पड़ा, लेकिन कुछ पैसा जो पब्लिक अकाउंट में गया, इससे निकालने के लिए सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे मन करेगा वैसे निकालेगा, क्योंकि ये उसका खाता है। ये इससे छोटा होता है। यूजुअली गवर्नमेंट जब बजटिंग प्रोसेस में कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल चुका होगा तो वो इसमें से कुछ पैसा अपने पब्लिक अकाउंट में डाल सकता है। कुछ वैसा ही हुआ कि आप जो हैं एटीएम से पैसा निकाल करके कुछ जेब में रख लिए, ये वही वाला स्थिति रहा। एक बार एटीएम से निकालने में परमिशन लगता है, तो चलिए जेब में आ गया। अब जेब से निकालने में आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, तो डे टू डे जो आपके खर्च हैं, दैनादिन खर्च जो हैं, वो आप जेब से चला सकते हैं। तो पब्लिक अकाउंट दूसरा होता है। तीसरा विशेष खाता जिसमें कि लोगों का पैसा होता है, इसको हम ये कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं, आपात निधि कहते हैं। इसका ओनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बना के रखा हुआ है। ये एक छोटा सा फंड है, साइज ऐसा है कि देखिए, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कॉन्टीजेंसी फंड। अगर आप तुलना करना चाहते हैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो कुछ ऐसा है। यानी कि रियल जो सबसे बड़ा फंड है, जो सबसे बड़ा पैसा होता है, वो संचित निधि पे होता है, कंसोलिडेटेड फंड पे होता है। उसके बाद फिर पब्लिक अकाउंट है, और उसके बाद फिर कॉन्टीजेंसी फंड है, आपात निधि है ना। आपात निधि राष्ट्रपति का जो है वो ये कंट्रोल का डोमेन का इलाका है ना। ये राष्ट्रपति के हाथ में दिया हुआ है। इसमें यूजुअली आप देखिए कि आपात वाली स्थिति आती नहीं है, तो एक फिक्स अकाउंट बना करके रखा हुआ है। उसमें यूजुअली गवर्नमेंट को कभी पैसा सरप्लस होता है बजट का, तो निकाल के डाल दिए। अब गुल्लक की तरह देखिए, है ना। आप गुल्लक जो है वो क्यों रखते हैं? वो डे टू डे अफेयर के लिए नहीं है, वो आपात निधि है, और चीजें अच्छी रहेंगी तो हमको कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर होना चाहिए,
साइज इतना नहीं है कि रियल में कोई आपात आएगा तो वो कुछ करने जा रहा है, वो ऊँट के मुँह में जीरा होगा, वो कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ भावनाएँ ही हैं। लेकिन हाँ, भावनाओं के लेवल पे ही सही कम से कम हमने एक आपात निधि बना के रखा हुआ है। आप सबको टास्क दे रहे हैं, जाकर के फाइंड आउट कीजिए कि अभी के समय भारत की जो ये आपात निधि है, इसमें कुल कितने पैसे पड़े हुए हैं, वेयर डू वी करेंटली स्टैंड। ये समय-समय पे हम देखेंगे कि फ्लक्चुएट हो सकता है। सिंबॉलिक है, राष्ट्रपति को देख के रखे हैं, लेकिन राष्ट्रपति खुद चेकबुक पे साइन नहीं करेगा, गरिमा वाला पद है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो साइन करेगा। ये एक तीसरे तरीके का पब्लिक मनी रखने का एक अकाउंट है। ये 3 तरीके के खास अकाउंट्स होते हैं जिन पे लोगों का पब्लिक मनी हम स्टोर करते हैं, जिसमें रखे जाते हैं, है ना? जब हम बजट प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इन्हीं अकाउंट के बीच से पैसा मूव करने की बात कर रहे हैं। हम इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, कुछ इस तरीके के मोशंस की बात कर रहे हैं। राइट। तो हम लोग अकाउंट्स का सिस्टम समझते हैं। अब आते हैं बजट प्रोसीजर पे समझने के लिए कि बजट प्रक्रिया क्या है। जैसा कि हमने कहा कि बजट का आइडिया भले ही कुछ हो, पर फंडामेंटली बजट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि कई दिनों तक चलता है। ये प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस पब्लिक के पैसे को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, इसके कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे के रखा है कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यानी कि आपको जब बजट पास कराना पड़ेगा, तो आपको चेकलिस्ट करने पड़ेंगे कि ये वाला काम हुआ कि नहीं, ये वाला काम हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं हुआ। ये फंडामेंटली किस तरीके का काम है? लेजिस्लेटिव वर्क है, ये विधिक कार्य है। यानी कि इसमें बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, वोटिंग करेंगे, पास होगा, नहीं पास होगा, वैसे चलेगा, है ना? सो बजट प्रोसेस ये है। क्यों है समझ रहे हैं? क्योंकि पब्लिक का पैसा है। नाउ बजट प्रक्रिया में होने के लिए तो बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम एक जनरलाइज्ड व्यू आपके सामने प्रोसेस रखना चाहेंगे कि अगर सबसे बड़े रूप में देखेंगे तो बजट प्रक्रिया के अंदर में क्या-क्या काम हो रहे हैं। 3 काम इम्पॉर्टेंट काम हैं जो कि होंगे ही होंगे, नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता है ना? इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे और काम हैं जो कि इधर बीच में होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग पॉलिटी टॉपिक में पढ़ेंगे जब लेजिस्लेटिव के अंदर में हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसेस और बजट प्रोसेस जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो ये डिटेल सिर्फ पॉलिटी के पेपर में आने वाला है। इकोनॉमी के लेवल में हम लोग ये ऊपर वाले लेवल पे बात करेंगे कि बजट प्रोसेस में बड़ा क्या चल रहा है ना? 3 मेजर चीज प्रक्रियाएं चल रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ये लेकर के आ रहा है। पहला इस चलते हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 पड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 112 ये भारत के राष्ट्रपति को एक बहुत ज़रूरी काम देता है। ये क्या बोलता है कि देखिए, याद कीजिए कि हम लोग इस पूरे टॉपिक के इंट्रोडक्शन और शुरुआत में हमने क्या बात किया था कि बजट प्लानिंग है, अगले साल के लिए प्लानिंग है। यानी कि प्लानिंग चेंज हो सकता है और अ गुड प्लान इज़ अ प्लान व्हिच हैज़ स्कोप फॉर एरर। एक अच्छी योजना वही योजना है जिसमें गलतियों की संभावना होती है, जिसमें कि एरर्स का स्कोप होता है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है ये प्लान मॉडिफाई हो सकता है। प्लान के मॉडिफिकेशन में दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि जनता का पैसा है, जब आपने प्लान बनाया था तो जनता से पूछ के बनाया था। अगर बीच में मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसका हिसाब किताब भी तो देना पड़ेगा कि भाई मॉडिफिकेशन हुआ है, पहले इतना बोले थे, ऐसा हो गया है। वरना कोई कुछ और प्लान लेकर के बात शुरू करेगा और बीच में मॉडिफाई करके कहीं और पहुंचा सकता है। आर्टिकल 12 यही अकाउंटेबिलिटी तय करता है। आर्टिकल 12 भारत के राष्ट्रपति को ये काम सौंपता है कि भारत का, देखिए, कि भारत का राष्ट्रपति
जब भी बजट का सेशन शुरू होगा, जैसे ये प्रेजेंट हमारा बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, जैसे ही हमारा बजट का सेशन शुरू होगा, वैसे ही सबसे पहला काम ये होगा कि राष्ट्रपति संसद में जाएगा और सदन के सामने पिछले साल जो आपने बजट बनाया था उसका जो बीच में मॉडिफिकेशन हुआ था और उसके बाद जो रियल खर्चा हुआ था उसका हिसाब किताब देगा। वो इस साल का बजट नहीं बताएगा, इस साल का बजट तो बाद में आएगा। वो पहले क्या बताएगा कि पिछले साल जो हमने बजट बनाया था, और पिछले साल जो हमने बजट बनाया था वो पिछले वाले पीरियड को अब तक के लिए हमने बजट बनाया था, हो सकता है बीच में हमने मॉडिफिकेशन किया। तो आज खड़े होकर के जब आप अगले साल के लिए बजट बतियाने चले हैं तो अगला बजट बाद में बतियाइएगा, पहले ये बताइए कि पिछला बजट का रियल खर्चा क्या हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? सो आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक काम सौंपता है कि जब आप बजट सेशन शुरू होगा तो आप जनता के सामने पिछले साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सौंपेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण सौंपेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियल खर्चा है, ये बजट में तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें रियल खर्च का बात है कि प्लानिंग और मॉडिफिकेशन के बाद जो आउटकम निकल करके आता है वो आउटकम क्या रहा, कितना रहा, है ना, जनता को ये पता होना चाहिए। राइट तो हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये समझते हैं, है ना। राइट अब आते हैं दूसरा काम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरा काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस बिल का, और ये कहाँ से आता है, अगेन संविधान जो है वो एक कंपल्सन तैयार करता है आर्टिकल नंबर 265 में। आर्टिकल 265 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 265 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 265 ये गवर्नमेंट को, ये देखिए आगे 265 और अगला भी जो बात हमारा आने वाला है उसको हम लोग एक साथ ही लेकर के चलें। 266 है ना, ये जो बात होने वाला है ये फाइनेंस बिल का बात होने वाला है, और ये जो होने वाला है ये एप्रोप्रिएशन बिल का बात होने वाला है। देखिए ये दोनों चीजें क्या है, पहले तो फाइनेंस बिल की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 265 ये कहता है, और ये दोनों बातें अगेन आगे बढ़ने से पहले एक बात और हो जाए, आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये जो पूरे बजट प्रोसेस में जो कुछ भी लग रहा है ये फाइनेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए है। वित्तीय वर्ष कब कैसा होता है कि एक साल के हमारे मार्च से शुरू होकर के, जैसे मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021, तो इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। एक नॉर्मल ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर मार्च टू फरवरी चलता है। ऐसा क्यों चलता है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पब्लिक फाइनेंस और बजट बनाया और उन्होंने अपने घर से मैच करने के लिए बनाया। दिस इज नॉट समथिंग वी लाइक, दिस इज समथिंग वी हैव। धीरे धीरे हम इसको बदल रहे हैं, धीरे धीरे हम पीछे की ओर खिसक रहे हैं। आइडिया है कि हम लोग आने वाले समय में जनवरी से दिसंबर का फाइनेंशियल साइकिल अक्वायर कर लेंगे। लेकिन अभी के समय इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है और जो एकेडमिक ईयर है वो 2 ईयर के बीच में ओवरलैप करता है, मार्च से फरवरी के बीच में। ये मॉडर्न हिस्ट्री से इसका लफड़ा आता है, अंग्रेजों ने अपने घर से मैच करने के लिए किया है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पीछे जाएं। वी विल टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट क्लास में। हम लोग बात करेंगे कि अब तक का हम लोग का डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा हुआ है, अभी तक हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। राइट सो ये जो दोनों ही बातें हो रही हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंस बिल की या एप्रोप्रिएशन बिल की, तो इसका वैलिडिटी एक फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर जो कि फरवरी से लेकर के हमारे पास मार्च से लेकर के फरवरी के बीच में फैला हुआ है, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है ना।
राइट। तो ये तीनों ही जो हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है, यानी कि मार्च 2020 में हुआ तो ये आगे चल करके फरवरी 2021 तक चलेगा। नाउ अब आते हैं फाइनेंस बिल पे और अप्रोप्रिएशन बिल पे। फाइनेंस बिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 के कंपल्सन के कारण हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 क्या बोलता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 ये बोलता है कि गवर्नमेंट को जब जनता से टैक्स लेना होगा तो पहले जनता से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपसे टैक्स लें कि नहीं लें, और जनता अगर अलाउ करता है कि आप हमारा टैक्स ले सकते हैं तो आप हमारा टैक्स ले सकते हैं, राइट। नाउ आप में से कई लोगों को शौक आ रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या कि गवर्नमेंट पूछ करके? ऑफ कोर्स, आप डेमोक्रेसी में हैं, जनता से पूछ करके होता है। लेकिन अगेन, जहां आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं है, आपसे डायरेक्टली हम नहीं पूछेंगे। हम किन से पूछेंगे? आपके रिप्रेजेंटेटिव से पूछेंगे। सो फाइनेंस बिल ये वही टूल है, जब ये संसद से पास हो जाएगा तो हम ये मानेंगे कि गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जनता से टैक्स लेने का अधिकार मिल गया। अब एक वित्तीय वर्ष के लिए वो जनता से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के लिए, अगला साल फिर से परमिशन पूछना पड़ेगा, जनता बोलेगा तब अगले साल के लिए हम पर टैक्स लेंगे, और ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 265 फाइनेंस बिल का कंपल्सन रखता है। ये फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस होगा। फाइनेंस बिल में सरकार बताएगा कि देखिए हम टैक्स ऐसा चलाना चाहते हैं, ऐसा चलाना चाहते हैं, ऐसा चलाना चाहते हैं, ये टैक्स बदलना चाहते हैं, ये टैक्स ऐसे करना चाहते हैं, और वो ढांचा देगा। और लेजिस्लेटिव, देखिए किसने बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया? एग्जीक्यूटिव ने इंट्रोड्यूस किया। ये कार्यकारिणी का काम है। बजट पैसा कार्यकारिणी का खर्चा है, क्योंकि कार्यकारिणी बड़ा है, कार्यकारिणी में एम्प्लॉयज बड़े हैं। एग्जीक्यूटिव को बजट का जरूरत है, लेकिन पास करने का कंट्रोल हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव के पास है, संसद के पास है, क्योंकि वो जनता का पैसा है, कंसोलिडेटेड फंड से वो निकलना है। फाइनेंस बिल जैसे ही पास होगा तो सरकार को खर्च टैक्स लेने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जस्ट हम लोग बात डिस्कस करके चल रहे हैं, सरकार को टैक्स अगर खर्च करने का अधिकार, ये अगर टैक्स लेने का अधिकार मिल गया तो वो ऐसा नहीं है कि सरकार के अपने जेब में जाने वाला है। वो कहाँ जाने वाला है? वो सीएफआई में जाने वाला है। यानी कि परमिशन लेकर के टैक्स लिए भी, लेकिन वो पैसा हमारी जेब में नहीं गया, कहाँ चला गया? संचित निधि में चला गया। अब संचित निधि से निकालने के लिए फिर हमको परमिशन लेना पड़ेगा, जो आर्टिकल 266 कंपल्सन रख रहा है, और उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस होता है उसको हम विनियोग विधेयक कहते हैं, या एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो गया तो हम मानेंगे कि जनता ने सीएफआई से खर्च करने का परमिशन दे दिया। अब इसके बाद गवर्नमेंट के पास सीएफआई से पैसा निकालने का राइट है। वो सीएफआई से पैसा निकालेगा, लेट से कि पब्लिक अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद साल भर हम खुदरा खर्चा जो है वो अपना चलाते रहेंगे, एक वैसा हो सकता है। अगेन इसको हम आगे देखेंगे कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर एक बार परमिशन मिल गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार विड्रॉ करके अपने पॉकेट में रख लेना है। परमिशन मिल गया, एक साल के लिए मिल गया, तो आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे आप उसको खर्च करेंगे, उसको आप करेंगे। अगेन बीच में जैसे कोरोना आ गया तो खर्चा आपका बढ़ जाना है, क्योंकि अब टैक्स बंद हो गया, इंडियन इकोनॉमी बंद हो गया, सरकार का फाइनेंस जो है देखिए कि बीच कोरोना में बदल गया। जो इनकम था, जो पहले से प्लानिंग करके रखे थे कि इतना टैक्स आएगा, उसका जीएसटी बंद हो गया, उसका लोग का डायरेक्ट टैक्स बंद हो गया, सब बंद हो गया, और खर्चा बढ़ गया। अब देखिए कि इकोनॉमी में आपको इतना करना पड़ रहा है, तो फाइनेंसेस मॉडिफाई किए जा सकते हैं। आप कंसोलिडेटेड फंड से फिर से पैसा निकालेंगे। अगेन हम फिर से मार्कर देना चाहते हैं कि इस टॉपिक की ये जानकारी जो यहाँ इकोनॉमी क्लास में पड़ी है, इसको सप्लीमेंट करता है पॉलिटी क्लास में, लेजिस्लेटिव में जब हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसेस को हम लोग जब पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर में हम लोग बजटरी प्रोसेस पे ज़्यादा डीपर और नुआंस्ड कन्वर्सेशन लेकर के जाएंगे, ज़्यादा हम लोग बारीकियों में उसको एनालाइज करेंगे, राइट।
सो फंडामेंटली आज की बात को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करें। डिस्कशन क्या हुआ, एक तो कि हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस का थ्रेड ओपन किया कि यहाँ से अगला 2-3 क्लास जो है वो हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, लोकवित्त पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी कैसे है, गवर्नमेंट इकोनॉमी का रेगुलेशन कैसे कर रहा है। इसके अंदर हम लोग रोड मैप लिए कि आने वाले सेक्शंस कैसे आने वाले हैं, और हम लोग बजट पॉलिसी की शुरुआत की है। हम लोग बजट के ऊपर आज 2 टॉपिक पे हमारा डिस्कशन हुआ। एक टॉपिक पे हमारा डिस्कशन हुआ कि बजट का विचार क्या है, आइडिया क्या है, और दूसरा डिस्कशन हुआ कि बजट की प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है। जाहिर सी बात है, जिस दिन मीडिया हल्ला करता है कि आज बजट आया, आज बजट आया, वो क्या हुआ, उस दिन एएफएस प्रस्तुत हुआ है। आर्टिकल 112 बोला था तो राष्ट्रपति जाकर के डॉक्यूमेंट जमा किया है, जनता जो है सो उसी को कह रहा है कि बजट आया। ऐसा नहीं है, अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस चालू होगा, संसद में विपक्ष जो है उस पर बहस करेगा कि इतना खर्चा काहे कम कर रहे हैं, तनी कम कीजिए, उधर का पैसा इधर है, वैसे है, बहस होगा, सब कुछ मांग माना जाएगा, कुछ मांग नहीं माना जाएगा, और फिर जब बजट प्रोसेस जब निकलेगा तो अल्टीमेटली लास्ट में हम क्या देखते हैं कि असल में एप्रोप्रिएशन बिल पहले पास होता है और फाइनेंस बिल पास बाद में पास होता है। फंडामेंटली फाइनेंस बिल के पास होने के बाद माना जाता है कि चलिए बजट प्रक्रिया समाप्त हुआ, और इसको होने में सदन का पूरा एक सत्र लगता है। तो वो जो एक दिन न्यूज में आप देखते हैं कि आज बजट आया, नहीं, उस दिन एएफएस हुआ। अब बजट प्रक्रिया है जो कि पूरे सत्र चलेगा और लास्ट में जाकर के कंप्लीट होगा। और इसके मूल आइडियाज ये हैं कि पिछले साल का खर्चा दीजिए, टैक्स लेने का राइट लीजिए, और सीएफआई से खर्चा करने का राइट लीजिए। और ये आइडिया के लेवल पे ऐसा है। बाकी हम लोग अगले क्लास में इसको डीपर हम लोग डाइव करेंगे और ज़्यादा डिटेल्स में और बारीकियों में देखेंगे। आज के टॉपिक को हम लोग फंडामेंटली यहीं पे रखते हैं, और किसी को अगर आज के टॉपिक का डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ चैट में। आई होप कि आप अब तक समझ गए हैं कि क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड रखें तो लास्ट वाला हमारा प्रक्रिया ज़्यादा सरल होता है। सो प्लीज़ पेस्ट योर क्वेश्चंस इन चैट। आप बाकी के दौरान भी जो हैं आप क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं, बीच क्लास में भी डाल करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लास्ट में क्वेश्चन जब Q&A सेशन में हम लोग उतरेंगे तो उस समय हम क्वेश्चन को ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्डरली फैशन में हम लोग हैंडल कर लें। कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा निकालते हैं उसका अननेसेसरी मिसयूज ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, और उसके लिए बजाते एक एक्ट है, आप इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको FRBM एक्ट कहते हैं, फिस्कल और आप वही उसका वर्डिंग देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। FRBM एक्ट एक कानून है जो रिक्वायरमेंट सेट करता है कि बजट कैसे बनाया जाएगा, कैसा बनाया जाएगा। आने वाले सक्सेसिव क्लासेस में ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा, यू विल गेट द आइडिया, इट्स गोइंग टू कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाकी आपके पास डिस्कशन के लिए ग्रुप है ही है, ग्रुप में क्वेश्चन डालिए, जब भी क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको देख लेंगे ना। आज के डिस्कशन को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी बात को यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड नाइट, और कल मिलते हैं।